गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं गोरी, मुझे तुमसे डर लगता है। तुम दाना बांटते समय हमेशा लड़ाई करती हो। ना ना हरियाली, मैं तो लड़ाई नहीं करती। जो भी दाना मिलेगा हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। भला इसमें लड़ाई कैसी। फिर हरियाली तोती मान जाती है और गोरी कवि के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास चने का एक पौधा नजर आता है। वो देखो, वो है चने का दाना। फिर वो दोनों वहाँ चली जाती हैं। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चने का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। नाना गोरी, ऐसा मत कहो। तुमने कहा था कि जो भी भोजन मिलेगा हम आधा आधा बांटेंगे। हम दोनों ये दाना आधा आधा कर लेती हैं। हरियाली, हो सकता है तुम्हें आगे कोई मीठा फल मिल जाए। मैं तो ये दाना लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कवि चने का दाना उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये काली कवि बहुत बुरी है, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाती है। फिर हरियाली तोती आगे बढ़ती है। वो सारा दिन फिरती है मगर उसे खाने की कोई चीज नहीं मिलती। वो भूखी ही वापस चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, चलो हम दाना लेने चलें। नहीं गोरी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई करती हो। मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी। नाना चिड़िया, मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती। जो भी दाना मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ दाना लेने चली जाती है। गोरी कवि और रानू चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। एक मकई का पौधा जिसके ऊपर 2 मकई के भुट्टे लगे हुए थे, रानू चिड़िया वो देख लेती है। गोरी गोरी, वो मकई का पौधा है, हम वहाँ जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और गोरी कवि मकई के पौधे के पास जाती हैं। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूं? चिड़िया को कैसे बांट कर दूं? गोरी, क्या सोच रही हो? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसी बात नहीं की थी। ये दोनों मकई के भुट्टे तो मैं ही लूंगी और इसके बाद जो मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा भुट्टे 3 महीने बाद लगेंगे। तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गोरी कवि दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस गंदी कवि का मैं दोबारा कभी भी विश्वास नहीं करूँगी। चिड़िया बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू जग्गू बेटा, ये मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा, आप कैसे हर दिन नई नई चीज ले आती हैं? बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है। जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है, तेरी माँ कभी भी भूखा नहीं मरेगी। एक दिन गोरी कवि बैठी हुई थी कि कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गोरी कवि कबूतर को आवाज देती है। कबूतर कबूतर, नदी के पास पके हुए केले हैं, चलो हम वो केले लेने चलते हैं। केलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल घर रखकर वापिस आता हूँ। छोटा सा तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ। फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। फिर कबूतर खुशी खुशी वो फल कवि को दे देता है। गोरी कवि वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, गंदी आँखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं न खा लेती। मैं क्यों तुमसे ये फल लेकर खाती। फिर गोरी वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर गोरी को जाता हुआ देखता रह जाता है। मगर अब सारे पक्षी गोरी से बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन जंगल के सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। वो हम सबको पागल समझती है। सुन लो, सब सुन लो। उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गोरी कवि के साथ नहीं जाता। गोरी को तो भोजन ढूंढना आता ही नहीं था, इसलिए उसे भोजन ना मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, दाना लेने चलते हैं। ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते तोते मेरे भाई, आ जाओ, दाना लेने चलें। मगर तोता वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी गोरी कवि को मुंह नहीं लगाता और गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास होता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कवि और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है? आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कफी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कौवे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला था कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर ऊपर ले जाती है और कालू कौवे को पहाड़ों पर गिरा गिरा कर मारती है। कालू कौवे के पंख टूट जाते हैं। बेशरम कौवे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ।
ताकि तुम बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल करूंगी मैं सबका। चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरे कालू जी, ये आपका पंख किसने तोड़ दिया? गौरी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।